हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी मस्ती में। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कवर करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि ओवरी की संरचना कैसी होती है, ओवरी के स्ट्रक्चर क्या होती है, ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमल सेल्स होती है और स्ट्रोमल टिश्यू होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, और ओवेरी के अंदर जो फॉलिकुलोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरी। ये रहा आपके सामने ओवेरी का स्ट्रक्चर, और हम इसमें देखेंगे कि ओवेरी को सबसे पहले इसको जानने से पहले मैं एक बात कर लूं कि ओवेरी को फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि रीजन, इसके पीछे रीजन ये है ना कि फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनाने वाला काम कौन करता है? ओवेरी करता है। फीमेल गैमेट डेवलप किसमें होता है? ओवरी के अंदर डेवलप होता है। फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरी प्रोड्यूस करता है। इसलिए ओवरी को फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाने का सेकेंडरी रीजन ये है कि फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है ना, वो ओवेरियन सीक्रेट करती है, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करती है दोनों को। इसलिए इसको फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। अब बात करते हैं कि ओवरी लोकेटेड कहां होता है। ओवरी जो होता है ना, फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी के बिलो एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, और एक यूट्रस से एक लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है। ओवरी होता है ना, जो एक यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है, जिसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। अब सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखेंगे ना, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करते हैं। तो सबसे बाहर हम देखेंगे ना, तो सबसे बाहर एक जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है। जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है, उसके अंदर देखेंगे आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर। सबसे बाहर ये व्हाइट कलर की आपकी जो लेयर है ना, ये व्हाइट कलर की जो लेयर दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। और उसके अंदर फिर जाएंगे तो फिर क्या ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर होती है, जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ लेयर कौन होती है? जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद कौन होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और फिर उसके बाद भी अगर देखेंगे ना हम, अगर ओवरी को सबसे बाहर एक पेरिटोनियम की लेयर कवर करती है, ओवरी को जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर एक पेरिटोनियम की लेयर डेवलप होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? मीजोवेरियम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरी के अंदर जाकर के देखेंगे। ओवरी को आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि ओवरी एक सॉलिड बॉल के समान होती है, स्फेरिकल बॉल की तरह होती है। अगर किसी भी बॉल को काट कर देखिएगा तो सबसे पहले उसमें आपको दो पार्ट दिखाई देगा, एक पेरिफेरल पार्ट और एक क्या होता है? सेंट्रल पार्ट। अगर किसी भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना, किसी भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे तो बाहर वाली पार्ट पेरिफेरल पार्ट, जिसको कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। सबसे बाहर वाली पार्ट को किस नाम से जानेंगे? कॉर्टेक्स के नाम से। और अंदर वाली जो सेंट्रल पार्ट होती है ना, उसको मेडुला के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रोमा। जो ओवरी की जो टिश्यू होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, यानी ओवरी के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड भरी होती है, जिसको किस नाम से जानते हो? स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। और देखिए स्ट्रोमा का दो पार्ट, यानी बाहर की पार्ट पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट को किस नाम से जानते हैं? कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, जिसको मेडुला के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि पेरिफेरल पार्ट में होता क्या है। पेरिफेरल पार्ट में क्या होता है? ऊगोनिया सेल से फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, यानी ऊगोनिया सेल्स से लेकर के जो सेकेंडरी oocyte बनकर रिलीज होने तक की प्रोसेस ओवरी में ही डन होती है। यानी इसमें एक वर्ड में बोल सकते हैं कि इसके अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ऊगोनिया से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, फिर होता है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट कंटिन्यू होते जाता है। इसके बाद हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है ऊगोनिया सेल से, प्राइमरी oocyte कैसे बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स कैसे बनता है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रोमा के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होता है। सबसे पहले कॉर्टेक्स में कॉर्टेक्स पार्ट और फिर मेडुला पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होता है? फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। और मेडुलरी पार्ट में क्या क्या? ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है? अगर इसमें डेवलपमेंट फॉलिकल को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें ये आप देख रहे हैं ना, ये ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इसमें सारे का कलेक्शंस प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्ट्रोमल सेल में क्या होता है? स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है और सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रोमा की सेल करती क्या है? आपने बताया स्ट्रोमल सेल, ठीक है, कॉर्टेक्स,
एक स्ट्रोमा की जो शेल है ना वो फॉलिकल्स बनाती है, यानी सॉरी फोलिकल का डेवलपमेंट करती है। ओवरी के अंदर कोई फॉलिकल बनता नहीं है, क्योंकि आफ्टर बर्थ नो एनोगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद एक भी ओगोनिया सेल्स एक गर्ल चाइल्ड के अंदर ऐड नहीं किया जा सकता। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं जो स्ट्रोमल सेल्स इसको डेवलप करती है। अब आप देखेंगे इस पे कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ना वो क्या करती है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ताकि डेवलप हो सके अच्छे से। और इसके बाद प्रेजेंट होता है सेक्रेटरी सेल्स। सेक्रेटरी सेल्स क्या करती है, वो हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में ओवरव्यू टोटल। और इसके बाद में इसी लेक्चर में इसको मैं क्लीन करके और फिर आपको ओगोनिया से लेकर के सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट, यानी जिसको एक वर्ड में कहेंगे फोलिकुलोजेनेसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फोलिकुलोजेनेसिस, यानी फोलिकल का डेवलपमेंट। एक ओवरी के अंदर फोलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक गर्ल चाइल्ड के अंदर, जब एक गर्ल चाइल्ड माँ के गर्भ में होती है ना, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है, तो उसके अंदर यानी उसके ओवरी के अंदर गॉड के द्वारा एक फिक्स अमाउंट में एक सेल दिया जाता है जिसका नाम होता है oogonia सेल। यानी जो भी डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे ना वो oogonia सेल के डेवलप्ड फॉर्म ही होगा। यानी आपको ये भी एक सेंटेंस मिलेगा एनसीईआरटी में, नो एंड oogonia एडेड आफ्टर बर्थ, यानी एक चाइल्ड के बर्थ होने के बाद, एक फीमेल चाइल्ड के बर्थ होने के बाद एक भी oogonia से उसके ओवरी के अंदर नहीं बनता है, यानी ऐड नहीं हो सकता है। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस, यानी oogonia सेल से सेकेंडरी oocyte बनने तक की प्रोसेस को एक वर्ड में कहें तो फॉलिकुलोजेनेसिस, यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं oogonia सेल। तो सेकेंडरी oocyte बनता है ना, उसका सबसे पहला सेल होता है oogonia सेल। oogonia सेल में क्या होता है, डेवलपमेंट। oogonia सेल डेवलप होकर के क्या बना लेती है, प्राइमरी oocyte। oogonia सेल डेवलप होती है ना तो क्या बना लेती है, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte में सबसे अमेजिंग बात है कि प्राइमरी oocyte के ऊपर जैसे ही ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर डेवलप होती है ना, और जैसे ही ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर डेवलप हुई और एक पतली सी स्ट्रोमा सेल की लेयर आई उसके ऊपर, यानी थिन स्ट्रोमल सेल की लेयर आई, तो उसको तुरंत किस नाम से जानने लगे हम, प्राइमरी फॉलिकल। यानी पहले बोलते थे प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के ऊपर जैसे ही ग्रेन्युलोसा सेल यानी जी सेल, ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर डेवलप हुई और उसको ऊपर एक थिन स्ट्रोमा की लेयर आई, यानी एसएल स्ट्रोमा लेयर, उसको किस नाम से जानने लगे, प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानने लगे। मेरे पास जो भी थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट नाम लिखा हूं, बट ये कि कंटेंट में आपको 100% मैं देता हूं, भले ही मेरा बोर्ड छोटा सा है और मैं कंटेंट 100% देता भी हूं और 100% शिद्दत के साथ मेहनत करता हूं। और मैं इस बात को प्रॉमिस करता हूं जो चैप्टर मैं पढ़ाता हूं उस चैप्टर से कि इंडिया के किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी अगर उस चैप्टर से है तो उससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करता हूं। और जो भी इसे देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल, और क्या बना, जैसे प्राइमरी oocyte के ऊपर डेवलप हुआ ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर, उसके ऊपर आई एक थिन स्ट्रोमा सेल की लेयर, उसको प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानने लगे। अब क्या हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल बना और एक गर्ल चाइल्ड क्या हुआ, जन्म ली, और उसके बाद जन्म से लेकर के एट प्यूबर्टी तक कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है मां के गर्भ में ही और वो अरेस्ट हो जाता है। और जैसे ही क्या हुआ कि एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी अटेंड की तो होता क्या, प्यूबर्टी आते ही ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर डिफरेंशिएट होकर एक लेयर से मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। जैसे ही प्यूबर्टी आया एक गर्ल चाइल्ड के अंदर ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेती है, यानी ग्रेन्युलोसा सेल की मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और जो थिन साइटोप्लाज्म की लेयर होती है ना वो डेवलप होकर के क्या बनते हैं, मल्टी लेयर। थिन साइटोप्लाज्म की लेयर होती है ना वो मल्टी लेयर हो जाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, थीका लेयर के नाम से जानते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी आया प्राइमरी फॉलिकल में जो ग्रेन्युलोसा सेल थी, ग्रेन्युलोसा सेल डिफरेंशिएट हुई और एक लेयर से मल्टी लेयर बनी, और उसको किस नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और उसके बाद क्या हुआ, तीन साइटोप्लाज्म स्ट्रोमल सेल की लेयर डिफरेंशिएट होकर की मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना, जिसको किस नाम से जानते हैं, थीका लेयर। और इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल को अब किस नाम से जानने लगे, सेकेंडरी फॉलिकल।
यानी जैसे ही प्यूबर्टी अटेन की एक गर्ल तो उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल से सारे फॉलिकल्स डेवलप हो जाएंगे। किसमें? प्यूबर्टी अटेन होने के बाद सारे फॉलिकल्स डेवलप किसमें हो जाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। और सेकेंडरी फॉलिकल देखिए, प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है? सबसे पहले तो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था। प्राइमरी oocyte के ऊपर एक ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट था, और उसके ऊपर एक स्ट्रोमल सेल की पतली सी लेयर प्रेजेंट थी। और आया प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आते ही क्या हुआ? ग्रेनुलोसा सेल की लेयर डिफरेंशिएट होकर के क्या बना ली? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और क्या? थिन साइटोप्लाज्म की स्ट्रोमल लेयर, स्ट्रोमल सेल की लेयर क्या बना ली? थीका लेयर। और एक नया लेयर इसमें आता है जिसको किस नाम से जानते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि क्या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के चारों तरफ से कवर करती है ना, उस लेयर को किस नाम से जानते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनाना, सेकेंडरी फॉलिकल बनते ही बहुत जल्द वो कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल यानी टीएफ। ये पूरी स्ट्रक्चर टीएफ है, इसको सिर्फ ये सेल टीएफ नहीं है। अब आ गया है प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी से पहले मैंने आपको बताया कि जब एक गर्ल चाइल्ड मां के गर्भ में होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो उसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है, और जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हुआ मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाता है। और मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट जो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है ना, वो प्रोफेज फर्स्ट में वो क्या होता है? कंप्लीट कहां होता है? जैसे ही एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज पे आती है तो वो मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो बनता क्या है? प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राइमरी oocyte से क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte और प्लस स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। यानी क्या हुआ? ये प्राइमरी सबसे पहले प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर डेवलप हुई, और उसके ऊपर एक स्ट्रोमल सेल की लेयर आई, उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी आने के बाद क्या हुआ? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल की लेयर डिफरेंशिएट हो गई, और क्या बना ली? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और क्या होता है? स्ट्रोमल सेल की लेयर क्या डेवलप हो गई और डिफरेंशिएट होकर के एक से ज्यादा मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना ली, जिसको किस नाम से जानते हैं? थीका लेयर। और एक नया लेयर इसमें डेवलप हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जैसे ये बना, इसको नाम दे दिया हम सेकेंडरी फॉलिकल एसएफ। ये पूरा स्ट्रक्चर एसएफ है यानी सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही बना वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक बात कि सारे इसमें देखेंगे ना, इसमें प्राइमरी फॉलिकल, इसमें प्राइमरी फॉलिकल, इस सबके अंदर जो व्हाइट वाला जो सेल दिख रहा है ना, ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। ये सारे कौन सा सेल है? प्राइमरी oocyte सेल है। लेकिन ग्राफिन फॉलिकल या सॉरी ग्राफिन फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये प्राइमरी oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte है। क्योंकि प्यूबर्टी आ चुकी है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, तो प्राइमरी oocyte से क्या बना? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी एकदम छोटा सा। आपको मैंने ये बताया था कि हाँ, जब सेल डिवाइड होता है तो अनइक्वल डिवीजन, मियोसिस को अनइक्वल डिवीजन ही बोलते हैं, तो फिर अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन होता है। तो फिर यहाँ पे आपने पूछा कि भैया जब डिवीजन हुआ तो आपका सेल का साइज बड़ा छोटा तो था, तो फिर डिवीजन होने की रिक्वायरमेंट क्यों थी? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कम करना था ना। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, और एक गैमेट के अंदर क्या होनी चाहिए? 23 क्रोमोसोम होना चाहिए। तभी तो फिर मेल से 23 और फीमेल से 23 आकर एक जाइगोट के अंदर 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम होगा। अगर यहां पे ही क्रोमोसोम का नंबर 46 हो गया तो जेनेटिकल डिसऑर्डर तो आएगा ही ना, एब्नॉर्मेलिटीज तो आएगी ही ना। इसलिए यहाँ पे गॉड के द्वारा क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होकर के फर्स्ट तो एकदम छोटा सा सेल बनता है, और ये इसी के अंदर डीजेनरेट होकर खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम नंबर को कम करने के लिए डिवीजन होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंडरी फॉलिकल, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल तुरंत कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल में बन क्या जाता है? एक फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। और इसमें अमेजिंग सी बात है कि जो सेकेंडरी oocyte है ना, वो अपने चारों तरफ एक सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर डेवलप करती है, जो किस नाम से जानते हैं? जिसको जोना पेलुसिडा, यानी जिसको किस नाम से जानते हैं? जोना पेलुसिडा के नाम से ये लेयर खुद से डेवलप करती है। हमारी सेकेंडरी oocyte ये लेयर को खुद से डेवलप करती है, और इसका नाम है जोना पेलुसिडा, जो कि नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, जो कि सेल्यूलर लेयर नहीं है।
और देखेंगे ना तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो लेयर थी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की लेयर जहां पूरे सेल में डेवलप थी ना, उसमें क्या हुआ, पूरे सेल यहां से यहीं तक डेवलप हो पाई और यहाँ पे एक फ्लूइड डेवलप हो गया जिसको फ्लूइड फील्ड कैविटी डेवलप हो गया, यानी वहां पे गड्ढा सा डेवलप हुआ और उसमें फ्लूइड भर गया। इस कैविटी का नाम था एंट्रम कैविटी। और एंट्रम कैविटी में कौन सा फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का नाम है लिक्वर फॉलिक्यूली। उस फ्लूइड का क्या नाम है, लिक्वर फॉलिक्यूली। और नीट में डायरेक्ट सा क्वेश्चन आता है कि फ्लूइड फील्ड कैविटी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शियरी फॉलिकल, सीधे से आंसर जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। बोर्ड में पूछता है ग्राफियन फॉलिकल में आपको सॉरी ग्राफियन बोला, टर्शियरी फॉलिकल में कौन सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, यानी फ्लूइड फील्ड कैविटी, एंट्रम कैविटी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एंट्रम कैविटी देखने को मिलेगा और उसकी आपको मैंने बताया सेकेंडरी oocyte के द्वारा एक लेयर, नॉन सेलुलर की लेयर मतलब कि सीक्रेट की जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं, ज़ोना पेलिसुडा की लेयर। और आप यहाँ पे देखेंगे ना जो यहाँ पे थीका लेयर थी सेकेंडरी फॉलिकल में, क्या था, सेकेंडरी फॉलिकल में एक थीका लेयर थी ना, वो भी अब डिफरेंशिएट हो चुकी है और एक लेयर से दो लेयर बन चुकी है। बाहर वाले को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले को बोलते हैं थीका इंटरना। जो बाहर वाली लेयर है ना वो की बाहर वाली लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, थीका इंटरना। और ये तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा यानी ग्रेनुलोसा शेल की लेयर प्रेजेंट ही है। ये दोनों क्या करती है ना, ये ग्रेनुलोसा शेल की लेयर और थीका इंटरना एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजेन। यानी यहाँ पे अभी भी फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है, यानी फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना है, टर्शियरी फॉलिकल, यहाँ पे डेवलप हो गई कौन सा, एंट्रम कैविटी और थीका लेयर, दो लेयर में डिफरेंशिएट हो गई, पहला थीका एक्सटर्ना और दूसरा थीका इंटरना। तो यहाँ पे देखेंगे ना ग्रेनुलोसा शेल की लेयर और फिर थीका इंटरना एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजेन। अब देखेंगे यहाँ पे, अब सबसे बाहर की तरफ थीका इंटरना, उसके अंदर थीका, सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना, उसके बाद थीका इंटरना, उसके बाद आप ये देखेंगे ना ये तो लेयर यही है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन की ये लेयर है, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे बाहर या उसके अंदर ग्रेनुलोसा शेल की लेयर आएगी और ये तो है ज़ोना पेलिसुडा की लेयर। अब क्या होता है, धीरे धीरे एंट्रम कैविटी अपना साइज इंक्रीज करती है और धीरे धीरे एंट्रम कैविटी साइज इतना इंक्रीज कर लेगी कि सारे ग्रेनुलोसा शेल की लेयर को खत्म कर देगी, यानी ऑलमोस्ट डिजेनरेट कर देगी और यहाँ पे कुछ छोटा सा पार्ट बच जाएगा, ग्रेनुलोसा शेल की लेयर की छोटा सा पार्ट ही बच जाएगा। अब यहाँ पर डेवलप होकर के क्या बना, टर्शियरी फॉलिकल डेवलप हुआ और उसको किस नाम से जानेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल डेवलप होकर क्या बनाया, ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे मैंने जीएफ लिखा है, ये मत समझिएगा जीएफ का मतलब कुछ और जीएफ को यही मत समझिएगा कि सिर्फ ये सेल का नाम जीएफ है, नहीं है, टोटल सेल का नाम जीएफ है, यानी ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्शियरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल डेवलप हो गया किसमें, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल में जो ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम कैविटी थी ना वो इतनी लार्ज हो गई कि पूरे ग्रेनुलोसा सेल की, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल की लेयर जो थी ना उसको डिजेनरेट कर दी ऑलमोस्ट और एकदम छोटा सा पार्ट बच गया। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जर्म हील के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, जर्म हील। और अब देखिएगा कि ये पार्ट पूरी तरह से डिजेनरेट हो गई और हमारा ये अंदर वाला पार्ट यानी ज़ोना पेलिसुडा की लेयर और जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जब यहां से डिजेनरेट हो रही थी ना तो कुछ इस वॉल पे आ गई, कुछ ज़ोना पेलिसुडा की वॉल पे चली गई, तो यानी कुछ यहाँ पे आ गई और कुछ ऊपर चली गई। तो जो ऊपर आई ना, जो ज़ोना पेलिसुडा के ऊपर जो ग्रेनुलोसा शेल वहां पे डिपॉजिट हुई ना उसका नाम बदल गया, किस नाम से आया, उसको किस नाम से जानेंगे हम, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा यानी ज़ोना पेलिसुडा के ऊपर क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा को सीक्रेट कौन करती है, ओवरी बनाती है। यानी ज़ोना पेलिसुडा को बनाती कौन है, सेकेंडरी oocyte बनाती है। यही तो क्वेश्चन है एमसीक्यू नीट का या फिर किसी भी बोर्ड का। यानी सेकेंडरी oocyte को कौन सीक्रेट करती है, तो सॉरी सेकेंडरी oocyte क्या सीक्रेट करती है, ज़ोना पेलिसुडा। और कोरोना रेडिएटा को कौन सीक्रेट करता है, तो ओवेरी। एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है, तो फिर ग्रेनुलोसा शेल प्लस थीका इंटरना। इसमें क्या दिक्कत, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसी से तो आते हैं। सिर्फ पूरे स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश करें, फिर आप देखेंगे ज़ोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा। अब क्या है, ये सारे जो प्रोसेस होती है ना, यहां से यहां तक के प्रोसेस क्या होती है, यहां से यहां तक के प्रोसेस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है।
यहां से यहां तक के प्रोसेस है ना, oogonia सेल से प्राइमरी फॉलिकल का बनना क्या होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है, यानी जन्म हुआ, उसके बाद कोई चेंज नहीं, फिर प्यूबर्टी से लेकर यहां तक प्यूबर्टी आया, और ये से ये चेंज कहां तक होती है, यहां पर आने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है एक फीमेल के अंदर। अब जैसे ही क्या हुआ कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, और 14वें दिन क्या हुआ, एलएच और एफएसएच का लेवल काफी बढ़ गया। यानी क्या हुआ, जो काफी बढ़ गया, तो आप देखेंगे ना कि 14वें दिन, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये बाहर ठीक है, इंटरनल ठीक है, एक्सटर्नल के लिए मैं इसको यहाँ पे जब बता ही देते, इसलिए इसको यहाँ पे इलोबरेट नहीं कर पाया, तो फिर ये भी ठीक है एक्सटर्नल और ये ठीक है इंटरनल है। तो 14वें दिन क्या होता है, एलएच का लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही 14वें दिन एलएच का लेवल बढ़ा तो क्या होगा, एलएच जर्म हिल को मारेगा धक्का और तोड़ देगा। यानी 14वें दिन एलएच का लेवल बढ़ता है और ये जर्म हिल को तोड़ के हटा देता है। तो आप खुद सोचिए, ये सेकेंडरी oocyte और उसके ऊपर ज़ोना पेलिशुडा, या फिर सेकेंडरी oocyte और ये क्या होता है, ज़ोना पेलिशुडा और ये कोरोना रेडिएटा, ये तो जर्म हिल पे अटैच है ना। अगर ये जर्म हिल ना होता तो ये टूट जाता ना, और इसको आया एलएच और इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया। जैसे ही तोड़ा तो क्या हुआ, ये ओवरी डैमेज हो गई, ओवरी टूटी, और ओवरी टूटी और क्या हुआ कि ये बाहर क्या निकला, सेकेंडरी oocyte, यानी इसको ओवम बाहर निकला। यानी इसी प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, ओवुलेशन। यानी 14वें दिन में एलएच का लेवल हाई हुआ, और क्या हुआ, जर्म हिल को तोड़ा और यहां से निकाल दिया ओवम को, यानी सेकेंडरी oocyte, और उसके चारों तरफ ज़ोना पेलिशुडा और कोरोना रेडिएटा। यही तो रिलीज होता है ओवुलेशन के समय में। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओवुलेशन। 14वें दिन ओवुलेशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे ये प्रोसेस होती है। अब देखिए ओवुलेशन तो हो गया। अगर आप पूछेंगे कि भैया कि ओवुलेशन हुआ, ये पार्ट तो निकल करके बाहर आ गया, और इस पार्ट का क्या होगा, तो ये पार्ट यहां से एज इट इज स्टोर होगा, और इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये पार्ट क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बना लिया, और सेकेंडरी oocyte यानी ओवम बनकर रेडी है, और बाहर यहां से निकल गए, और ये इसको फिम्ब्रिक कलेक्ट करेगी, और ये एम्पुला पार्ट में जाकर स्पर्म का वेट करेगी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये पार्ट क्या करेगी, कॉर्पस एल्बिकेंस की फॉर्म में स्टोर रहेगी, कब से कब तक, 14 से ऑलमोस्ट 25 दिन तक रहती है, और काम क्या करती है, कंटिन्यूस सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और आप पूछिए भैया ये कार्पस कैसे होती है ना, सॉरी कार्पस ल्यूटियम होती है ना, जो कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट क्यों करती है, प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन होती ही है प्रोजेस्टेरॉन। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन लाएगा कौन, कहां से आएगा, तो इसलिए ये सीक्रेट करती है कॉर्पस ल्यूटियम, कंटिन्यूस सीक्रेट करती है, ओवर सीक्रेशन करती है किसका, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन तो ज्यादा ऐसा ये नहीं है कि कॉर्पस जो ल्यूटियम होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही सीक्रेट करती है, नहीं, ये सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनेबिन, रिलैक्सिन, ये 4 हार्मोन को सीक्रेट करती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है। अब क्या हुआ, 25 दिन तक हो गया, और 25 दिन तक कंटिन्यू हमारी कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती जा रही है, और जो फीमेल है ना, वो किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं की, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तुरंत ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम कन्वर्टेड इनटू द कार्पस एल्बिकेंस, यानी येलोइश व्हाइट स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है कि एक कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस के फॉर्म में गया, और वहां से डीजेनरेट होकर के वजाइनल फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाता है, और फिर से वही प्रोसेस एक फीमेल के अंदर, जब जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हुआ, डीजेनरेट हुआ, बाहर निकला, फिर से प्रोजेस्टेरॉन की कमी, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है, फिर से एलएच एफएसएच आने लगते हैं, और फिर से वहां से एक फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद का ही टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं लूंगा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो होते हैं ना 28 डेज 29 डेज ऑन एन एवरेज, मैं उसको डिटेल पढ़ाऊंगा, एक एक दिन में क्या होता है मैं सारे डिटेल बताऊंगा, पहले दिन क्या होता है, सेकेंडरी दिन क्या होता है। तो ये रहा आपका टोटल फॉलिक्यूलोजेनेसिस। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी अगर आपको त्रुटि दिखे तो जरूर बताइएगा कि हाँ इस वीडियो में ये कमी है, क्योंकि मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, मुझे प्रूव नहीं करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, मुझे खुद पता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पता होने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग ने बताइए कैसा है तब तक तो मैं खुद के कहने से कोई ग्रेट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए मैं आप
हर एक नोट्स को इसका आप देते हैं ना, इसको आराम से फिगर 8 ले सकते हैं। और मैं इतना प्रॉमिस करूंगा, जितना भी मैं लेक्चर दिया हूं, इंडिया के किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी के इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं पढ़ाया हूं उससे बाहर नहीं आता है बायो का क्वेश्चन, उससे टफ, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन मैंने टच किया हूं। तो फिर यही मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लास्ट में एक ही वर्ड बोलूंगा। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन ये मेरे तरफ से नहीं करके ही, अगर आपको बेटर लगे तो कर सकते हैं। और हर वीडियो की तरफ इस वीडियो में भी लास्ट में मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, जय हिंद।